हरीश रावत के हमले की साजिश वाले ट्वीट पर सियासी बवाल। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया पलटवार, कहा पुलिस की सहायता ले, हमारी सरकार देगी सुरक्षा। परिवर्तन यात्रा पर मंत्री अरविंद पांडे का हमला, कांग्रेस पर राज्य को लूटने का लगाया आरोप, कहा परिवर्तन यात्रा से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक शिक्षा भर्ती पर रोक हटाने के बाद हरकत में आई शिक्षा विभाग। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने की समीक्षा, 20 दिन के भीतर कर दी जाएगी नियुक्तियां। जसपुर नगर पालिका की वार्ड बैठक में बवाल, प्रस्तावों पर चेयरमैन ने साइन से पहले किडनैप। नमस्कार, मैं हूं शिखा, आपका स्वागत करती हूं उत्तराखंड लाइव में। तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिप्पणी की है। गणेश जोशी ने कहा है कि हरीश रावत को अपने ऊपर हमले की साजिश लग रही है तो वो सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता ले, उन्हें हमारी सरकार सुरक्षा देगी। कांग्रेस सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी करते रहती है, कभी पकौड़े तलती है तो कभी राजमा चावल बनाती है। ये कुछ नहीं है, सोशल मीडिया के माध्यम से सुर्खी बटोरने के लिए बस एक कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस के अंदर ही उनकी कोई वक़्त नहीं है, तो सुर्खियों में आने के लिए, चर्चाओं में आने के लिए अक्सर इस प्रकार की हरकतें करते हैं। कभी पकौड़े तलते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी राजमा चावल तलते हैं, कभी कुछ काम करते हैं। अरे भाई, अगर आप पे हमला होने की आपको संभावना है तो आप डीजीपी को बोलिए, हमारी सरकार सुरक्षा देगी। सरकार नहीं सुनती तो आपके पास एक कोर्ट बड़ा माध्यम से आप कोर्ट से कहिए कि सरकार से हमने सुरक्षा की बात की, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। साहब फाल्के हमारा जन्मदाता है, लेकिन उनका कहीं भी फोटो नहीं है और कहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ट्वीट को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने टिप्पणी की है। जोशी ने कहा है कि अगर हरीश रावत को अपने ऊपर हमले की साजिश लग रही है तो वो सुरक्षा के लिए पुलिस की सहायता ले, उन्हें हमारी सरकार सुरक्षा देगी। कांग्रेस सुर्खियों में आने के लिए कुछ भी करते रहती है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस कल से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने वाली है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने परिवर्तन यात्रा को लेकर रूट प्लान भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि इसके तहत 3 सितंबर को खटीमा स्थित शहीद स्मारक पर राज्य आंदोलनकारियों की श्रद्धांजलि देने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया है कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन जैसी समस्याओं को लेकर कुमाऊं मंडल के तराई क्षेत्र की अलग अलग विधानसभाओं में 3 सितंबर को खटीमा से शुरू होगी, जो 6 सितंबर को रुद्रपुर में संपन्न होगी। आप लोग भी देखेंगे कि परिवर्तन यात्रा के पहले चरण में उधम सिंह नगर और हल्द्वानी की तराई वाले क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिलेगा। हमारे कार्यकर्ता आम लोगों की मदद से, आम मतदाताओं की मदद से वहाँ पर जो तैयारियां कर रहे हैं उसका आगाज़ मुझे आभास हो गया है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार की परिवर्तन यात्रा के में जो प्रतिसाद हमें मिलने जा रहा है वो आज तक किसी भी राजनीतिक दल को कभी प्राप्त नहीं हुआ। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया है।
अरविंद पांडे ने कांग्रेस पर राज्य की लूटने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस को परिवर्तन यात्रा निकालने से पहले खुद का परिवर्तन करने की जरूरत है। आपस में ही कांग्रेस के नेता एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा से बीजेपी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जनता केंद्र और राज्य की सरकार के कामकाज से बहुत खुश है। राज्य में 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी। यह वही प्रदेश है जहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री बोला करते थे कि मैं आंखें मूंद लूंगा, जिसको जितना लूटना लूट लो। तो इन सब बातों को जानती है, इसीलिए इनकी कोई सी यात्रा हो, ये पहले आपस में परिवर्तन करें। इनका आपस में परिवर्तन ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये आम जनता को परिवर्तित नहीं कर पाएंगे, ये इनकी बहुत बड़ी भूल है और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आम जनता भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में लाएगी, पुष्कर सिंह धामी जैसा। वहीं 2022 में विधानसभा के चुनाव आते ही सियासी पारा अपने चरम पर है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच यात्रा बनाम यात्रा का सियासी खेल शुरू हो गया है। जहां प्रदेश कांग्रेस ने उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्षेत्र खटीमा चुना है, तो वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का चुनावी क्षेत्र श्रीनगर चुना है। जहां कांग्रेस नेता ने बीजेपी को हर मोर्चे पर फेल बताया है, वहीं बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को डूबती नाव की बात कही है। सुरेश भट्ट ने कांग्रेस की यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा है कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है जो अपने आप को बचाने के लिए यात्राओं का सहारा ले रही है। उन्होंने कांग्रेस की परिवर्तन की रैली को गुटों की रैली बताया है और कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा है कि कांग्रेस सत्ता परिवर्तन का सपना देखना छोड़ दे और कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन लाने के लिए काम करे। उन्होंने कहा है कि 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाई है। वैसे तो हर दल को कार्यक्रम करने की स्वतंत्रता है, आज़ादी है। वो कार्यक्रम चुनाव से पहले किस प्रकार का कार्यक्रम ले, उस दल का अपना एक व्यक्तिगत उस दल की योजना है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने कहा कि हम सत्ता परिवर्तन रैली निकाल रहे हैं। ये कांग्रेस की सत्ता परिवर्तन रैली नहीं, कांग्रेस की गुटों की रैली है। दूसरा, कांग्रेस को मैं सलाह देना चाहता हूँ कि सत्ता परिवर्तन का सपना तो वो छोड़ दें, लेकिन वो पार्टी में परिवर्तन लाने के लिए, परिवर्तन की कोई रैली, परिवर्तन लाने के लिए कुछ काम। वहीं किच्चा में जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें विधायक राजेश शुक्ला ने कहा था कि जनता की जवाबदेही के प्रति लापरवाही अफसरों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। किच्चा तहसील में आयोजित शिविर में जनता की ओर से राशन कार्ड ऑनलाइन होने के बावजूद राशन ना मिलने, राशन कार्ड से यूनिट कम होना, राशन कार्ड के लिए बार बार चक्कर लगाने के बावजूद समस्या का समाधान ना होना, अलग अलग समस्याओं से जनता ने विधायक राजेश शुक्ला को अवगत कराया है। वहीं विधायक के सामने एक ऐसा मामला आया है जिसमें राशन मांगने पर राशन कार्ड धारक के उनको गालियां दी गई और उसे भगा दिया गया है। विधायक ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कही है। इसी के साथ विधायक ने जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के प्रति विभाग के अधिकारियों के काम करने की शैली के जिलाधिकारी रंजना राजगुरु से बताया है कि डीएम ने कहा है कि सभी युक्त अधिकारियों पर कार्रवाई किया जाए। लगाया था कि यहाँ से मुझे लगातार जनता की शिकायतें मिल रही थी कि तमाम हर गांव में, हर वार्ड में कहीं ना कहीं लोगों की शिकायत थी कि हमें राशन नहीं मिल पा रहा है या हमारा कार्ड ऑनलाइन नहीं हुआ, इस कारण हमें कई महीने से राशन नहीं मिला। और ये भी शिकायत थी कि ऑनलाइन होने के बावजूद भी हमें राशन नहीं मिला। तो मैंने आज अधिकारियों से कैंप लगाने को कहा था ताकि हम वस्तुस्थिति को मौके पर देख सकें। और आज बड़ी संख्या में यहाँ के तहसील क्षेत्र के लोग आए हैं जिनको तमाम तरह की कठिनाइयाँ हैं। और जब मुझे इसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो मैंने नाराजगी जिला पूर्ति निरीक्षक पर दिखाई और मैं कैंप से नाराज होकर के मैंने कहा मैं जा रहा हूँ और मैं तब आऊँगा जब 15 दिन के अंदर अंदर आप इस काम को पूरा करके मुझे बताएं।
कृषि कानून को लेकर किसानों का लगातार धरना प्रदर्शन जारी है, तो वहीं अब उत्तराखंड और यूपी के चुनाव को लेकर भी किसानों की मंशा साफ हो चुकी है। चुनाव में भारतीय किसान यूनियन बीजेपी का विरोध करेगी। इसके लिए आगामी 5 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में महापंचायत का आयोजन होगा। वहीं उत्तराखंड से भी हजारों की संख्या में किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेंगे और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी अहम फैसले महापंचायत में लिए जा सकते हैं। अभी तो 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर जो जीआईसी मैदान में हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत होने जा रही, इसमें पूरे देश का किसान भाग लेगा और ये रणनीति बनाई जाएगी। इसमें मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड और अन्य प्रदेशों के जो लोग आएंगे, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड में भी हमारी बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार ने 5 साल तक 1 रुपया गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया, अपनी आमदनी तनख्वाह दुगनी कर ली। यहाँ उत्तराखंड का किसान बीजेपी सरकार की नीतियों से पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुका है। मजदूर भी दुखी, आम जनता भी। 5 सितंबर को जो है महापंचायत किसान पंचायत होने जा रही है, इस सरकार की नींद जगाने के लिए। इन निकम्मों ने जब से आए हैं, इन्होंने सबसे पहले टारगेट पे किसान लिया है। सारी सरकारी जितने भी इन्होंने सरकारी सिस्टम थे हमारे, उन सबको इन्होंने बेचने का काम किया। अब इनकी नज़र किसान पर लगी हुई है। आज सरकार है कहाँ? भाजपा की तो बात ही नहीं की। आज तो पूरा इसको एक सिस्टम चला रहा है, कंपनी चला रही है। जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वैसे ही एक कंपनी आकर बैठ गई है मोदी और अमित शाह की। इन्होंने केवल अडानी और अंबानी की गोदी में खेलने का काम किया है और किसान की जमीन पर अब इनकी नजर है। वहीं जसपुर नगर पालिका में इस बार वार्ड बैठक में 25 प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी। बैठक की शुरुआत से ही नगर पालिका सभासदों और नगर पालिका अधिकारियों के बीच गहमा गहमी के बीच बोर्ड की बैठक शुरू हुई। जब भी प्रस्तावों पर चर्चा होने के बाद प्रस्ताव पारित होने के बाद चेयरमैन के साइन के लिए पास गया, तो चेयरमैन प्रतिनिधि ने चेयरमैन को उठाकर ले गए, जिससे नाराज होकर वार्ड मेंबरों इसकी शिकायत जिला अधिकारी से की और पालिका में धरने पर बैठ गए। लगभग 1 घंटे धरने पर बैठने के बाद नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और सभी प्रस्तावों पर साइन कर सभासदों के धरने को खत्म कराया। आज हमारी नगर पालिका में सवेरे 11 बजे से बोर्ड की मीटिंग बहुत अच्छे तरीके से, लगभग हमारे 22 मेंबर मौजूद थे पूरे बोर्ड के अंदर। सुबह से मीटिंग बहुत बढ़िया चल रही थी। जो भी प्रस्ताव था उसमें सब प्रस्तावों में लगभग 25 प्रस्ताव हमारे अब तक पारित हो चुके थे। तो बाद में 1-2 प्रस्ताव, जब 25 प्रस्ताव रखे, 2 प्रस्ताव हमारे सभासदों के द्वारा रखे गए। तो इतने पे हाजी राशिद हैं हमारे मेंबर साहब, उनके अध्यक्ष के पुत्र, वो उनका हाथ पकड़ के उठा कर ले गए। बोले नहीं अब कोई प्रस्ताव नहीं लिखा जाएगा। मीटिंग में 25 बिंदुओं का एजेंडा था, इसमें 25 से 25 पर कार्रवाई हो चुकी थी। उसके बाद में जो है क्या नाम है, अध्यक्ष महोदय उनका स्वास्थ्य खराब होने के वजह से वो घर चली गई। हमने मिनट्स बुक पर साइन करने के लिए कहा, बोलते ठीक है जो उन्होंने कहा बोले घर भेज दो, इस वक्त स्वास्थ्य खराब है। वहीं उत्तराखंड में बेसिक शिक्षा भर्ती पर लगी रोक हटाने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने विधानसभा में बेसिक शिक्षा के अधिकारी के साथ भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की। इस दौरान शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार किया जा रहा है। भर्ती की बाबत हाई कोर्ट के आदेश स्पष्ट होते ही 20 दिन के भीतर नियुक्तियां कर दी जाएगी। आपको बताते चले कि बीते रोज हाई कोर्ट में बेसिक शिक्षक भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक पहला मौका डीएलएलडी प्रशिक्षकों को मिलने वाला है। होने वाले शिक्षक हैं, कोर्ट के स्टे की वजह से यह प्रक्रिया काफी लेट हो गई। मुझे इस पे थोड़ा सा दुख भी है, लेकिन मैं आपके माध्यम से मैं न्यायपालिका को, हाई कोर्ट के जज महोदय की जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को समझते हुए न्यायपालिका ने अच्छा डिसीजन दिया है, स्टे को हटाया है
मैं उनको धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूं कि सारी प्रक्रिया जो इतने दिन से लंबित हो गई, हम जो योग्य डीएलएड प्रशिक्षित जो नौजवान हैं उनको डीएलएड सरकार ने कराया। वहीं एनएसयूआई ने देहरादून में उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला दहन किया है और मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। एनएसयूआई के अध्यक्ष मोहन भंडारी ने कहा है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में गोपनीय तरीके से 56 भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की जाए और मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की पढ़ाई गई फीस को वापस ली जाए। फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को साफ करने की भी एनएसयूआई ने मांग की है। इस मुद्दे को लेकर मंत्री धन सिंह रावत का उन्होंने पुतला दहन किया है। आज एनएसयूआई धन सिंह रावत जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री हैं उनके इस्तीफे की मांग कर रही हैं। हमारे मुख्य विषय जो हैं, पहले तो एमबीबीएस की जो फीस 50,000 से बढ़ाकर 4.5 लाख कर दी, उसके विरोध में। दूसरा ये कि जो मुक्त विश्वविद्यालय है उसमें जो धन सिंह रावत जी के इशारे पर 56 लोगों की भर्तियाँ कर दी गई, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और साथ साथ जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं उनमें जो अभी तक परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं और अंतिम वर्ष के छात्र असमंजस में हैं और उनको 1 साल बर्बाद होने को है, तो इसके विरोध में आज हम धन सिंह रावत जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। वहीं पेयजल विभाग के ऑपरेटरों को पिछले 8 महीने से वेतन न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने धरना दे दिया है। धरना देने से मंगरौल कस्बे में पानी की व्यवस्था ठप होने से कस्बे के वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पंप ऑपरेटर ने बताया है कि उन्हें पिछले 8 महीने से ठेकेदार द्वारा वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनको अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी भारी परेशानियां हो रही है। जिससे भी अधिकारी से हम बात करो वही हमें लड़ लगा रहा 2 महीने में। कभी कह दे कि हम 5 तारीख में देंगे, कभी को कि हम 20 तारीख में कहीं से भी लाओ हम दे देंगे, और जी ऐसे ऐसे करके ये 2 महीने पूरे गुजर गया। बताओ जी हम क्या करें। हमने तो जी हड़ताल, अब तो जी आया कि हम हड़ताल ही रखेंगे जब हमारे पैसे ना। हमें क्या है 8-9 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहा, वेतन नहीं मिल पा रहा और इसके लिए हमारे हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। ना खाने को पैसे हैं, ना कोई उधार देता। तो बताओ सर, हम अपना परिवार, अपना घर परिवार कैसे चलाएं? बच्चे भी हैं छोटे छोटे घर में, सब कुछ। कार्रवाई ये है जी हमें हमारा पेमेंट मिल जाए 8 महीने। वहीं सरोवर नगरी नैनीताल में 2 साल बाद श्रद्धालु नैनीताल के ऐतिहासिक को नंदा देवी महोत्सव के दौरान माता नंदा सुनंदा के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाएंगे। प्रशासन ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिससे दर्शन महोत्सव का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। डीएम धीरराज गोब्याल ने के द्वारा महोत्सव की आयोजक संस्थान श्री राम सेवक सभा और नंदा देवी मंदिर का प्रबंधन करने वाली अमर उदय ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में ये तय हुआ है। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम परंपरा और रीति रिवाज के साथ आयोजित की जाएंगे। वहीं डीएम ने इस दौरान महोत्सव स्थल की श्री मां नैना देवी मंदिर का अवलोकन भी किया है और आयोजकों को और नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार वर्मा और एसडीएम प्रतीक जैन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया है। नंदा देवी महोत्सव नैनीताल में 11 सितंबर से 17 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा और आज सम्मानित जिलाधिकारी नैनीताल श्री धीरज गर्ब्याल जी ने राम सेवक सभा के साथ अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी श्रद्धालु जो मां नंदा सुनंदा के दर्शन करना चाहेंगे उनको सभी को कोविड नियमानुसार दर्शन कराए जाएंगे और साथ ही जो सभी धार्मिक अनुष्ठान हैं वो पूरी रीति रिवाज से संपन्न होंगे और कार्यक्रम का उद्घाटन 11 तारीख को होगा
और ये सब बाकी के जो अन्य कार्यक्रम हैं वो सांकेतिक रूप से और पूर्ण धार्मिकता के आधार पर किए जाएंगे। साथ ही छोलिया नृत्य दल को भी इस कार्यक्रम में आयोजित किया जाएगा। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जाएंगे जिससे लोग सीधे प्रसारण के माध्यम से और इन बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से मां नंदा सुनंदा के दर्शन कर सकेंगे। वहीं अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां 5 सितंबर को छात्र छात्राओं द्वारा ऐतिहासिक शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें साल 1960 से लेकर साल 2020 में स्कूल पास आउट हुए पूर्व छात्र छात्राओं द्वारा अपने भूतपूर्व स्कूल और अपने शिक्षकों के सम्मान में भारतवर्ष छात्र छात्राएं एकत्रित होंगे। ये अपने आप में भारत का पहला ऐसा शिक्षक दिवस है जो एक ऐतिहासिक होने वाला है। इसमें विषय में आयुध निर्माणी पूर्व छात्र ग्रुप बनाने वाले एडमिन आरिफ खान ने पत्रकारों से वार्ता किया है और बताया है कि अपने आप में ऐसा अनोखा विषय है जिसके बारे में सोचते हैं सब होंगे, लेकिन अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर उस पर अमल करने का साहस अभी तक शायद किसी ने किया हो। जैसे ही मतलब जैसे अभी कहा भी जा रहा है कि थर्ड वेव हो सकती है, तो उसमें शायद बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हों, कुछ लोगों की प्रेडिक्शन है। हमने ऐसा अभी तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन दोज प्रेडिक्शन हम लोग अभी भी पूरा हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम अपनी आईसीयू सुविधा को एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको इलाज से जो वंचित रह जाए बच्चा। तो हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। देखिए, हमारे वहाँ कोविड की संख्या तो बहुत ही कम हो गई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग चौकन्ना दिख रहा है, इसे लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नीकू वार्ड बनाया गया है, जिसमें 53 PUICU वार्ड बनाए गए हैं। वहीं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विशाल कौशिक ने जानकारी देते हुए कहा है कि दून अस्पताल में बाल रोग विभाग ने पूरी तैयारियां कर ली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक 1-2 बच्चे जरूर कोरोना का इलाज करवाने के लिए आए हैं जो ठीक होकर घर चले गए हैं। मतलब जैसे अभी कहा भी जा रहा है कि थर्ड वेव हो सकती है, तो उसमें शायद बच्चे ज़्यादा इन्फेक्ट हों, कुछ लोगों की प्रेडिक्शन है। हमने ऐसा अभी तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी बेस्ड ऑन दोज प्रेडिक्शन हम लोग अभी भी पूरा हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो इसलिए हम अपनी आईसीयू सुविधा को एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसको इलाज से जो वंचित रह जाए बच्चा। तो हमारी तैयारियाँ पूरी हैं। देखिए, हमारे वहाँ कोविड की संख्या तो बहुत ही कम हो गई है, ऑलमोस्ट नील है, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक है और केसेस नेशनल लेवल में आ रहे हैं और हमारा स्टेट तो थोड़ा कम केसेस आ रहे हैं, लेकिन ये आशंका साइंटिस्ट द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा और वहीं कोविड को हराने के लिए शासन और प्रशासन दूर दराज के इलाकों में दौरा कर रहे हैं। जहां पर अस्पताल नहीं है, प्रशासन उन लोगों की मदद कर रहे हैं जिन लोगों को सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनको सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। जो लोग छूटे हुए हैं, जो लोग वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं, जो बूथों पर नहीं आ पा रहे, वैक्सीनेशन सेंटरों पर नहीं आ पा रहे, उनको हम उनके क्षेत्र में जाके वैक्सीनेशन कर रहे हैं ताकि उनको कोरोना से वो सुरक्षा हो सके, कोरोना से उनकी वो बचना। दूसरी चीज़, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनकी सेवा की जाए, उनको घर घर जाके हम इंजेक्शन दें। जोशीमठ प्रखंड के सीमांतर जनजाति गांव जुगजू के ग्रामीण गांव से 1 किलोमीटर दूर प्राथमिक विद्यालय में बने राहत शिविर में ही रहने को विवश हो गए हैं। वहीं बता दें कि जुगजू गांव के ठीक ऊपर से चट्टान टूटने की घटना के बाद से ग्रामीण भयभीत हो गए हैं और विस्थापन की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 परिवारों के जुगजू गांव का उन्हें चट्टान की मुसीबत झेलना पड़ रहा है। कल से हम यहाँ पर स्कूल में आ रखे हैं अपने गांव छोड़ के। कल से लगातार शाम सुबह रात भर वहाँ पत्थर गिरे ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे गाय बच्ची तो अब पत्थर गिरेंगे तो वहीं मर जाएंगे, पर हम जैसे कैसे यहाँ दूसरे गांव में आ गए और बुढ़े और बच्चे को बारिश भी आ रहा और वहाँ फिसल फिसल के बूढ़े खड़े सारे वो हो गए।
देहरादून में मौसम विभाग ने राज्य में 6 सितंबर तक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने ये बात बताई है कि आज राज्य के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्य बारिश का अनुमान है। जो है कुछ जगहों में 3 तारीख की अगर बात करें तो कुछ जगहों में हल्की मध्यम बारिश जो है वो प्रदेश में रहेगी, लेकिन कल 4 तारीख से आप देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। तो 4, 5, 6 और 7 तारीख तक की अगर बात कर लूँ, करीब 8 तारीख तक भी जो है, तो ये आगे जो 3 से 4 दिन आने वाले हैं, 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक है, खासकर अगर बात करें तो जो बारिश की एक्टिविटी है वो बढ़ेगी जो है। राजधानी में अप्रैल महीने में कोरोना की दूसरी लहर की दस्तक के बाद जहां अलग अलग सरकारी कामकाज प्रभावित हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय देहरादून में भी रोजगार मेला का आयोजन नहीं हो पाएगा। बताना चाहूँगा कि जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में के अनुसार रोजगार मेला 9 सितंबर 2021 को प्रातः 10 बजे से क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून के प्रांगण में लगेगा, जिसमें लगभग 15 से 16 कंपनी हमारे पास अभी लिस्टेड हैं जो कि आने के लिए प्रस्तावित हैं, और उनमें लगभग 333 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें मिनिमम 8वीं क्लास से लेके बी फार्मा और डी फार्मा और MSc तक की कंपनियां अवेलेबल हैं। और वहीं उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव का ये मुद्दा काफी पुराना है कि तराई पश्चिम वन विभाग के पतरामपुर रेंज के गांव हजीरों में शाम ढलते ही जंगली जानवर ग्रामीण इलाकों में घुसकर किसानों की फसलें बर्बाद कर जाते हैं। इसके बावजूद वन विभाग कोई भी अधिकारी किसानों की पीड़ा सुनने को तैयार नहीं है। हमारे वन विभाग की तरफ से जो है हजीरो गांव में जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट लगता है वो कृपाचारपुर बीट, इसमें तो जो है कैंपा की योजना के तहत विभाग द्वारा सौर ऊर्जा 2 किलोमीटर का निर्माण करा दिया गया है, लेकिन समझ यह है कि ये उत्तर प्रदेश अमानगढ़ रेंज से सटा हुआ क्षेत्र है। तो अब वन्यजीव हाथी जो है वो फीका नदी के किनारे से कंपाउंड 20 जो अमानगढ़ रेंज में पड़ता है वहाँ से निकल के जो है उत्तराखंड के काश्तकारों का अधिक नुकसान कर रहे हैं। आए दिन हाथी आते रहते हैं। ये करीब 9-10 दिन हो गए, 9-10 दिन से 13-14 हाथी मैंने गिने थे अपने खेत के अंदर हैं, निकल जाते हैं। जंगलात वालों सब बुलाए हैं, एक दिन भी कोई जंगलात वाला आया, उसने कहा भाई फ़ोटो खिंचवाओ, फ़ोटो खिंचवा के ले गया, आज तक कोई फिर उसकी कोई कार्रवाई नहीं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VIP न्यूज़ में। नमस्कार।